के बाद बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश से अगली खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट का स्टे हटाने या अंतरिम आदेश देने से इनकार। हाईकोर्ट का स्टे हटाने या अंतरिम आदेश देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा 2.5 साल से चल रहा है केस। चीफ जस्टिस ने कहा 2.5 साल से चल रहा है केस। चीफ जस्टिस अब सुनाएंगे अंतिम फैसला। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट का स्टे हटाने या अंतरिम आदेश देने से इनकार। 2.5 साल से चल रहा है केस। चीफ जस्टिस का कहना है अब अंतिम फैसला ही सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा 2.5 साल से चल रहा है केस, अब अंतिम फैसला ही सुनाएंगे। देखिए, आज जो बहस थी ये एक बहुत मुख्य बहस के रूप में की गई आर्ग्यू। लगभग 1 घंटा बहस चली और इसमें हाईकोर्ट ने यही बोला है कि अभी ओबीसी का रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 14% ही रहेगा। इसको सरकार 27% नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पिटिशनर्स के लिए खड़ा होकर मैंने जो बहस की है वो यही की है कि इंदिरा साहनी का जजमेंट और उसके बाद मराठा रिजर्वेशन का जजमेंट 2021 का क्लियरली ये बोलता है कि SC, ST, OBC का रिजर्वेशन 50% से अधिक कहीं पे भी नहीं हो सकता भारत के किसी भी राज्य में। और ऑलरेडी मध्य प्रदेश में 50% तो है। कहीं हम इसको 14% OBC को 27% पे ले जाएंगे तो ये रिजर्वेशन 63% हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके बाद बात करेंगे भोपाल की। शराब संचालकों ने नियमों को दिखाया ठेंगा। मध्य प्रदेश में शराब बेचने पर बिल देना अनिवार्य। वाइन शॉप संचालक ने उपभोक्ताओं को नहीं दिया बिल। भोपाल से खबर। शराब संचालकों ने नियमों को दिखाया ठेंगा। मध्य प्रदेश में शराब बेचने पर बिल देना अनिवार्य। वाइन शॉप संचालकों ने उपभोक्ताओं को नहीं दिया बिल। वाइन शॉप संचालकों ने उपभोक्ताओं को बिना बिल ही बिक्री की। सरकार द्वारा शराब दुकान पर किया गया है बिल को अनिवार्य। शराब संचालकों ने नियमों को दिखाया ठेंगा। शराब की हर बिक्री पर मिलेगा उपभोक्ताओं को बिल। सरकार ने जारी किया बिल अनिवार्य नियम लागू। सरकार ने जारी किया बिल अनिवार्य नियम लागू। अब हर खरीदी पर संचालकों को साथ ही साथ दुकानदारों को, ग्राहकों को देना होगा बिल। इसे अनिवार्य किया गया है। वाइन शॉप पर शराब खरीदी का मन मर्जी दिया जा रहा है बिल। मध्य प्रदेश में शराब बेचने पर वाइन शॉप संचालकों ने उपभोक्ताओं को नहीं दिया बिल। तो यहाँ पर साफ तौर पर वाइन शॉप संचालकों की मनमानी देखने को मिल रही है। पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से यहाँ पर बिक्री की गई। साथ ही साथ उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें बिल भी नहीं दिया गया। शराब की हर बिक्री पर अब उपभोक्ताओं को देना होगा बिल। भैया और खबरें अभी जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है।
कोरोना कालखंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ओडीओपी योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका। पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नीयत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे नेक, काम अनेक। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बिहार से अगली खबर आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण के मतदान की अधिसूचना जारी। बिहार से खबर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहले चरण के मतदान की अधिसूचना जारी। 24 सितंबर को होगी वोटिंग। 24 सितंबर को होगी वोटिंग। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की अधिसूचना जारी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की अधिसूचना जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण। आज से शुरू होगा नामांकन। तो पंचायत चुनाव को लेकर बिहार से खबर, आज से शुरू किया जाएगा नामांकन। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में होंगे मतदान। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंड में होंगे मतदान। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 24 सितंबर को होगा मतदान। आज से नामांकन की प्रक्रिया की होगी शुरुआत। और इस खबर पर पटना से हमारे संवाददाता आदित्य पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। जी आदित्य, पंचायत चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी की गई है, आज से नामांकन की भी प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। किस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ कोरोना को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पे बिहार पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेके जो है कल अधिसूचना जारी कर दी गई है पहले चरण को लेके। यहाँ पे जो है एक तरह से जो है आज से लेके जो है 8 सितंबर तक कुल जो है प्रत्याशी नामांकन जो है करवा सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि मुखिया, सरपंच एवं वार्ड सदस्य एवं पंच के जो प्रत्याशी होंगे वह प्रखंड स्तर पे जो है अपना नामांकन करवा सकते हैं बीडीओ के समक्ष। इसके अलावा जो क्या कहते हैं जिला परिषद के उम्मीदवार होंगे उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष जो है नामांकन करवाना होगा। कुल देखा जाए तो 8 तारीख तक जो है नामांकन की तिथि तय की गई है। इसके अलावा जो है 11 तारीख तक जो है सारे कागजात जो है वो जांच किए जाएंगे और 13 सितंबर को जो है उनको जो है चुनाव चिन्ह जो है वो जारी कर दिया जाएगा और उसमें उस दौरान जो है आप नाम वापसी भी ले सकते हैं। तो देखा जाए तो 24 सितंबर को यहाँ पे मतदान होने हैं। टोटल 6 पदों के लिए जो है वोटिंग होनी है, जिसमें 4 पद जो है वो ईवीएम के थ्रू होंगे और बाकी जो 2 पद हैं उसमें जो है बैलेट पेपर का जो है यूज होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो है इस तरह से कोरोना को देखते हुए यहाँ पे जो है आप जो है ऐप के थ्रू भी जो है नामांकन घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें जो है 10 बजे से 4 बजे तक ऐप के ऊपर जो है सारा डिटेल डाला जाएगा, जिसके बाद जो है प्रत्याशी जो है उसका प्रिंट निकाल के जो है वो ब्लॉक स्तर में जमा कर देंगे। तो यह पूरी जानकारी से जी बिल्कुल आदित्य, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जिला पंचायत के चुनाव में यहाँ पर हमने देखा कि नामांकन के समय कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी खामियां देखी गई और ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी जो समय पर अपना नामांकन नहीं करा पाए। बिहार में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा दृष्टिकोण से हम बात करें तो यहाँ पे टोटल जो है बिहार पुलिस के अलावा जो है होम गार्डों के भी जो है जगह जगह पे तैनाती की गई है और ये जो संवेदनशील जहाँ कहीं न कहीं एक तरह से उपद्रव जैसी स्थिति बनती है तो उन जगहों पे जो है विशेष करके जो है जवानों की जो है नियुक्ति की जाएगी और उनके देखरेख में जो है चुनाव जो है पूरी तरह से संचालन होगा। और यहाँ पे सरकार ने आचार संहिता जारी करते ही है जो है सारे थाना अध्यक्षों को यहाँ पे निर्देश दिया है कि जो आपके जिले में मोस्ट वांटेड एक तरह से जो आपराधिक किस्म के आदमी है जिनके खिलाफ कई धाराओं के खिलाफ जो है केस दर्ज है
उन्हें जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि जो है चुनाव जो है काफी ज्यादा शांत माहौल में जो है संपन्न कराया जाए। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा ईवीएम के अलावा आपने जानकारी दी कि 2 जगह पर बैलेट पेपर से भी चुनाव कराए जाएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में सुरक्षा की और अधिक आवश्यकता होती है। बैलेट पेपर में किसी तरह की कोई धांधली ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो और लूट के जो मामले सामने आते रहते हैं उनसे बचाव के लिए किस तरह का इंतजाम चुनाव आयोग के द्वारा किए जाएंगे? देखिए, जिस तरह से बात सामने आ रही है उसमें यह भी बताया गया है कि जो पंच और सरपंच के लिए जो है बैलेट पेपर का यूज होगा, तो पंच सरपंच जब इसका एक तरह से जब क्या कहते हैं, जब चुनाव प्रक्रिया कहीं ना कहीं संपन्न हो जाती है, तो उसमें जो वहाँ के जो दंडाधिकारी पर्यवेक्षक हैं उन्हें जो है बैलेट पेपर यूनिट के जो है साथ जाना होगा, और साथ ही साथ जो है विशेष दस्ते जवान को जो है उनके साथ भेजा, जहाँ पे चुनाव कराने के बाद जो मतपेटी रखी जानी है उन जगहों पे जो है विशेष तौर पे जो है 2-3 जवान रहेंगे साथ में। इसके अलावा गाड़ी वैन में भी जो है 4-5 जवानों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से जो है कड़े इंतजाम जो है वो बिहार सरकार के द्वारा किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की जो है परेशानी ना उठाना पड़े। जी बिल्कुल आदित्य, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में 24 सितंबर को होना है मतदान। आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। 8 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। साथ ही साथ 12 और 13 सितंबर तक नामांकन की वापसी भी की जा सकती है यदि कोई प्रत्याशी आगे बढ़कर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। तो ईवीएम के साथ ही साथ बैलेट पेपर के द्वारा भी चुनाव कराए जाने की पूरी व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए। पहले चरण के मतदान की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 24 सितंबर को बिहार में होना है मतदान। कुल 10 जिलों के 12 प्रखंडों पर होंगे चुनाव। और इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में ओबीसी की गिनती की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने ऐप में अपनी डिटेल्स भरकर की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने ऐप में अपनी डिटेल भरकर की कार्यक्रम की शुरुआत। अब पिछड़ा सामान्य वर्ग के गरीबों को करानी होगी अपनी गिनती। पिछड़ा सामान्य वर्ग के गरीबों को करानी होगी अपनी गिनती। उसको लेकर ऐप के द्वारा शुरुआत कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने अपनी डिटेल फिल कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डेटा कमीशन। मुख्यमंत्री भूपेश खुद कुर्मी समाज से आते हैं, ऐसे में अपनी डिटेल भरकर उन्होंने शुरुआत की है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के जरिए ये कवायद की जा रही है। और इसी खबर पर रायपुर से संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रोहित, जिस तरह से अब गिनती की यहाँ पर शुरुआत होगी, सीएम भूपेश बघेल ने ऐप के द्वारा इसकी शुरुआत की है। कौन कौन से लोग गिनती कर पाएंगे और क्या आम आदमी के लिए ऐप के द्वारा अपनी डिटेल्स भर पाना आसान काम होगा? देखिए, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वर्चुअली इसका शुभारंभ किया है। वर्चुअली माध्यम से उन्होंने अपना जो डाटा है उसे भरकर इसकी शुरुआत की है। अब राजधानी रायपुर सहित जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल है वहां के लोग अपने जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के इस ऐप में या फिर वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अनपिछड़ा वर्ग, साथ ही साथ सामान्य वर्ग के लोग भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनके लिए इसके लिए CGDCL ऐप में जाकर उन्हें लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके बाद वो अपनी जानकारी भर सकते हैं। आपको मैं बताते चलो, साल 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था, जिसको लेकर कई चुनौतियां भी कोर्ट में दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को बोला कि आप लोगों ने किस बेसिस पे ये किया है, इसके लिए गणना करवाइए। इसको लेकर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का ये ऐप का गठन किया गया था। लगभग हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले हाल ही में 5000 से ज्यादा सुपरवाइजरों की भी नियुक्ति की गई थी, जो कि ये ग्रामीण अंचल और शहरी क्षेत्र में ले जाकर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के इस ऐप के माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो 10% केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग है, उनके गरीब तबके के लोग हैं और गरीब हैं, उनके लिए भी किया है, उसकी भी गणना इस ऐप के माध्यम से की गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 4 से 5 महीने में इस ऐप की गणना हो जाएगी, जिसके बाद जो आरक्षण देने का सिलसिला है उसे एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर ऐप के द्वारा गणना की जा रही है, इस गणना के बाद क्या कुछ लाभ मिलेगा? क्योंकि आरक्षण को लेकर जिस तरह से कोर्ट ने भी पहले कहा है कि 50% से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण का नियम नहीं है, ऐसे में किस तरह से इस ऐप के द्वारा लोगों को मदद मिलेगी?
देखिए, जो 2019 में जब कांग्रेस सरकार ने इसे 14% से बढ़ाकर ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण कर दिया गया था, तभी भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी, साथ ही साथ कई जो बातें हैं वो निकल के सामने आई कि तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को अनुशासन दिया था कि आप लोगों ने इसकी गणना करवाई है, जिसके बाद ही इसके लेकर जो आपकी वो है उसको आप लॉन्च करेंगे। उसके साथ ही जो आरक्षण देने का सिलसिला है उसके बाद ही आप शुरू कर सकते हैं। इसको देखते हुए ही इस ऐप का और इस कमेटी का गठन किया गया है। जो आयोग है वो जाके अब लोगों को पता लगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसके साथ साथ ओबीसी की संख्या भी बहुत अत्यधिक मानी जाती है। इसको देखते हुए इस ऐप के माध्यम से इसकी गणना की जाएगी, जिसके बाद आरक्षण देने का सिलसिला शुरू होगा। इस ऐप के माध्यम से जो लोग हैं वो अपना जानकारी इसमें डाटा को फिल करेंगे, जिसके बाद जो आरक्षण देने का सिलसिला है वो उससे शुरुआत किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, गरीबों की यदि हम बात करें तो गरीबों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि कई लोगों के पास मोबाइल भी नहीं होते। ऐसे में जिन लोगों को तैनात किया गया है, क्या वो गांव के अंदर या ग्रामीणों तक पहुंचकर पर्याप्त मात्रा में सही जानकारी उपलब्ध करा पाएंगे? जी बिल्कुल, 5000 की संख्या में कुछ दिनों पहले सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है, जो कि विशेष तौर पर गांव के निचले हिस्से हैं, जैसे बस्तर के अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर जाके लोगों की गणना करेंगे, साथ ही साथ उनकी जो जानकारी है उसे साझा करेंगे। क्योंकि कई छत्तीसगढ़ में कई ऐसे वर्ग के लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है और ऐप चलाने में सक्षम नहीं है, साथ ही साथ कई लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है। ऐसे में जो 5000 सुपरवाइजर है ये ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके डाटा को एकत्रित करेंगे, जिसके बाद इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ ऐप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्हें एक नंबर दिया जाएगा, जो कि उनका अलॉटमेंट नंबर होगा। उसके जरिए वो लोग फिर जाके पुनः अपने ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी को देख सकते हैं। इसको लेकर जो सुपरवाइजरों की नियुक्ति है कुछ दिनों पहले कर दी गई थी। उसके साथ साथ ही कई गाड़ियों को भी ग्रामीण अंचलों में जाने के लिए खरीदा जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीण अंचलों में सुपरवाइजर निकलेंगे। साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी गणना की जाएगी और साथ ही साथ उनके बारे में पता लगाया जाएगा। जी बिल्कुल रोहित, तो जिस तरह से क्वांटिफेबल ऐप के जरिए लोगों की यहाँ पर जानकारी और डिटेल्स भरी जाएंगी, कहीं ना कहीं लोगों का इसको फायदा मिलेगा, लेकिन सरकारों को किस तरह से फायदा मिलेगा? क्या आगे की योजनाओं को लेकर और साथ ही साथ गरीबों के विकास को लेकर इस ऐप के जरिए मदद मिलेगी सरकार को? देखिए, सरकारों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है आरक्षण का। कई बार हमने देखा कि आरक्षण को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। आरक्षण को लेकर जो सरकार है वो अपने बयान देते निकलकर सामने आते हैं और इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो चुनाव है उसमें भी पड़ता नजर आता है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण को 14% से लेकर 27% को ओबीसी के लिए आरक्षण कर देना कहीं ना कहीं बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। साथ ही साथ मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। ऐसे में जो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव है उनके लिए कई अहम माना जा रहा है। सरकार को इससे जरूर जो आरक्षण लागू कर दिया जाएगा उससे आने वाले चुनाव में जरूर फायदा होगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने ये ऐप को लॉन्च किया है। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां इस ऐप के जरिए लोगों की डिटेल्स फिलअप करके कहीं ना कहीं लोगों की गणना की जा रही है, गिनती की जा रही है, वहीं सरकार के लिए भी ये एक अच्छी पहल हो सकती है। इस पहल के माध्यम से जिस तरह से सरकार ने दावा किया है आरक्षण को बढ़ाने का, उसमें मदद मिल सकती है। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से आ रही है। रायपुर से खबर, भाजपाइयों का 3 दिवसीय चिंतन शिविर। चिंतन, मनोरंजन और अंतरकला के बीच शिविर का आयोजन। चिंतन शिविर में मनोरंजन का लुत्फ उठाते भाजपाई। चिंतन शिविर में मनोरंजन का लुत्फ उठाते भाजपाई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत शिविर में नहीं हुए शामिल। शिविर में शामिल ना होने पर सीएम का तंज। मूणत पहले अपनी लड़ाई लड़े फिर दूसरों पर तंज कसे। सीएम का यह बयान सामने आया है। मूणत पहले अपनी लड़ाई लड़े फिर दूसरे पर तंज कसे। भाजपाइयों का 3 दिवसीय चिंतन शिविर। चिंतन, मनोरंजन और अंतःकला के बीच शिविर का आयोजन। ये आप देख पा रहे हैं भाजपाइयों के शिविर में गीत संगीत के द्वारा मनोरंजन करते भाजपा के कार्यकर्ता।
तो लगातार चिंतन शिविर में मनोरंजन करते दिग्गज भाजपाई नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संवाददाता रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जगदलपुर से शहनवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, सबसे पहले यहाँ पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और तस्वीरें जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो चिंतन से अधिक मनोरंजन की दिखाई दे रही हैं? मैं पहले बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक राज करने के बाद बस्तर में पूरे सफाई सही सत्ता में बुरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी बस्तर में हार गई थी और बस्तर में 3 दिवसीय चिंता शिविर के जरिए अगले चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति तैयार कर रही है। इधर हाल में ऐसे भाजपा की चिंता बढ़ रही है, अगर पुराने नेताओं को दरकिनार कर राजनीतिक बनाई जाएगी तो राजनीतिक की बस्तर की राजनीतिक है तो कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों से फिर से निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि बस्तर में खबर है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल और 15 साल तक राज्य में वरिष्ठ मंत्री रहे अमर अग्रवाल और राजेश मूरत को चिंतन शिविर से दूर रखा जाना ऊपर तक चर्चित हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की नीतियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये तीनों नेता पिछले विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन क्या अब ऐसा सवाल उठ के आ रहा है भाजपा को ऐसे पुराने नेताओं की जरूरत नहीं है, जिसे लेकर भाजपा सहित कई कांग्रेसी नेताएं भी इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। रोहित, जिस तरह से चिंतन शिविर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अंतर कला के बीच चिंतन शिविर का आयोजन तो किया गया है, लेकिन इस चिंतन शिविर में चिंतन से अधिक मनोरंजन करते हुए भाजपाई नेता नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इस तरह के शिविर के माध्यम से नैया पार लगेगी भाजपा की? देखिए, मैं पहले बता दूं आपको कि कल देर शाम जब दिन भर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, उसके बाद शाम को आदिवासी संगीत जो है उस पे थिरकते हुए भाजपाई नेता दिखे हैं। वहीं बात की जाए अंतर कला की, तो कांग्रेस में पहले अमर अग्रवाल जो कि वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वहीं बात करें राजेश मूरत के, दोनों मंत्रियों का नाम इस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए सामने निकलकर सामने आया था, जिसके बाद इनका उम्मीद की जा रही थी कि ये सभी लोग चिंतन शिविर में शामिल होंगे, नहीं कि अंत में 2 दिन पहले इनका नाम खारिज कर दिया गया। जिसके बाद जो डी पुरंदेश्वरी प्रदेश प्रभारी है भाजपा की, उन्होंने चिंतन शिविर में सिर्फ जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको सिर्फ जो है वो रखने की बात कही। वही बात की जाए अंतर कला की, तो कांग्रेस को लेकर जो बयानबाजी है इन्होंने भाजपाइयों ने जमकर दी थी। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब चिंतन शिविर को लेकर एक बयान निकलकर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि भाजपा के जो राजेश मूरत ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया था, उसका पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राजेश मूरत को पहले अपने पार्टी के अंदरूनी चीजें जो है उसको समझ लेने चाहिए और अपनी जो हिस्सा है उसे बना लेना चाहिए, उसके बाद दूसरे के ऊपर तंज कसना चाहिए। कहीं ना कहीं अंतर कला की बात निकल के सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस भी इसको लेकर मुखर नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर बयान दिया है। कहीं जो भाजपा के अंदर जो पहले बात की जाए जो भाजपा की, तो बस्तर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बस्तर में ही 12 सीटें आती है। 12 सीटों में जो 11 सीटें इस बार कांग्रेस ने काबिज की है। वहीं बात की जाए तो भाजपा की, तो भाजपा को एक भी सीट वहां पे हाथ नहीं लगे, इसके लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस चिंतन शिविर के माध्यम से जो भाजपा है वो एक बार फिर से जनता के बीच में जाने की कयास लगा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही साथ जो कई मुद्दे हैं बस्तर को लेकर उसको भी उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े मंत्री हैं, पूर्व मंत्री है, जो कि दिग्गज मंत्री भी माने जाते हैं, उनका शामिल ना होना कहीं ना कहीं सवाल एक जरूर खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर आपको कहना है कि दिग्गज मंत्रियों को कहीं ना कहीं चिंतन शिविर से दूर रखा गया है, अंतर कला की भी बात सामने आ रही है। 2023 के चुनाव की यदि हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की तैयारी के साथ भाजपा आगे बढ़ पाएगी? क्या एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी? देखिए, लगातार भाजपा का प्रयास जारी है। भाजपा ने राजधानी रायपुर में अभी हाल ही में कई धरना प्रदर्शन के आयोजन में शामिल हुए, साथ ही साथ कई जो घेराव है उसको भी किया। उसके बाद ये चिंतन शिविर की भी एक मुख्य शुरुआत माना जा रहा है। इसके बाद से भाजपाई जो है एक बार फिर से तेजी से अपनी जो 2023 के चुनाव की रणनीति है उस पर काम करने वाले हैं, जिसको पहला पड़ाव चिंतन शिविर को माना जा रहा है। 3 दिनों के चिंतन शिविर में प्रदेश सरकार को घेरने के लिए, साथ ही साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है, साथ ही साथ प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले अगर भाजपाइयों को पहले बात करता हूं पिछले चुनाव में, तो भाजपाइयों को 2018 के चुनाव में बस्तर के 12 सीटों में से एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी। वहीं जो कांग्रेस है वो पूरा 12 सीटों में काबिज हो चुकी थी। वहीं बात की जाए एसटी की, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसमें 28 सीटें
27 सीटें, माफ कीजिएगा 27 सीटें जो है कि एसटी से आती हैं। ऐसे में जो भाजपाई है उनको सिर्फ 2 ही सीट हाथ लगी थी, बाकी पूरी जो सीटें हैं कांग्रेस के पास चली गई थी। तो इसके लिए जो भाजपा ने चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है ताकि जनता के बीच पहुंच कर एक बार फिर से जो 2023 का चुनाव है उसको लेकर तैयारी भरपूर कर ली जाए और 2023 में अपने सत्ता काबिज करने की दृष्टि से इसे चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हलचल मानी जा रही है, कांग्रेस का जो जिस प्रकार से बस्तर के लिए काम किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, साथ ही साथ जो अंदरूनी इलाके वहां पे जो कैंप है उसको खोला जा रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। और भाजपा के अगर इस तरह की चिंतन शिविर या फिर और कोई मसले पे आयोजन नहीं किए गए तो भाजपा को 2023 में बस्तर की सीटों पे काबिज होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहनवाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिंतन शिविर में चिंतन के साथ ही साथ मनोरंजन करते दिखाई दिए भाजपाई नेता। देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में पार्टी की अंतर्कलह को दूर करके कितनी मजबूती इस चिंतन शिविर के द्वारा भाजपा को मिल पाती है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा के चिंतन शिविर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर दिन भर चिंतन के बाद शाम को भाजपाई नेताओं ने गीत संगीत का आनंद उठाया। चिंतन मनोरंजन की ये तस्वीरें। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायसेन से अगली खबर है, यादव समाज के 2 परिवारों में खूनी संघर्ष, एक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। रायसेन से खबर है, यादव परिवार में एक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों को भोपाल किया गया रेफर। पीड़ित परिवार ने किया रायसेन मार्ग पर चक्का जाम, 2 लोगों को भोपाल किया गया रेफर। थाना प्रभारी पर पैसे लेकर आरोपियों का साथ देने का आरोप। पीड़ित परिवार ने की थाना प्रभारी को हटाने की मांग। यादव समाज के 2 परिवारों में खूनी संघर्ष। यादव समाज के 2 परिवारों में खूनी संघर्ष का मामला। तो ये तस्वीरें हैं रायसेन की, जहां पर यादव परिवारों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इस संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। परिवारों का आरोप है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता नहीं दिखाई, साथ ही साथ आरोपियों से मिले हुए हैं पुलिस वाले। तो पुलिस की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं परिवार के द्वारा। साफ तौर पर उनका कहना है कि आरोपियों का साथ दे रही है यहाँ पर पुलिस। आज पकड़ लेंगे, मैं बोल रही हूँ आज पकड़ लेंगे, मैं उसी के लिए जा रही हूँ। बड़े भैया चलेगा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है, प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के
हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे बैतूल की पीओपी से गणेश प्रतिमाएं बनाने वालों पर सख्ती। प्रशासन ने भैंसदेही में की बड़ी कार्रवाई। पीओपी से गणेश प्रतिमाएं बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने भैंसदेही में की बड़ी कार्रवाई। पीओपी से बनी प्रतिमाएं जब्त की गई। पीओपी से बनी प्रतिमाएं जब्त की गई। पीओपी निर्मित प्रतिमाओं के विसर्जन से होता है जल प्रदूषण। पीओपी से बनी प्रतिमाएं जब्त की गई। पीओपी से गणेश प्रतिमाएं बनाने वालों पर सख्ती। प्रशासन ने भैंसदेही में की बड़ी कार्रवाई। आगामी 10 सितंबर से गणपति स्थापना की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में गणेश मूर्तियों को लेकर लगातार कलाकारों का काम चल रहा है। ऐसे में शासन ने पीओपी से प्रतिमा निर्माण पर सख्ती दिखाई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए पीओपी से बनी प्रतिमाओं को जब्त किया है। प्रशासन ने भैंसदेही में की बड़ी कार्रवाई। शासन ने पीओपी से प्रतिमा पर लगाई रोक। भैंसदेही थाना क्षेत्र का पूरा मामला। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। ग्यारसपुर के बालक एवं बालिका माध्यमिक विद्यालय में काफी कम संख्या में छात्र छात्राएं पहले दिन स्कूलों में पहुंचे। 1.5 साल बाद कोरोना काल के चलते स्कूलों में छात्र छात्राएं पहुंचे हैं। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि 6वीं से 8वीं तक के स्कूल में 183 बच्चों का एडमिशन है, पर पहले दिन 21 बच्चे ही स्कूल पहुंचे हैं। शासन की गाइडलाइन के तहत स्कूल के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं बिना मास्क दिखाई दिए, जबकि शासन के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूल के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कहीं ये लापरवाही बच्चों पर भारी न पड़ जाए। जिम्मेदार शिक्षकों की को इस ओर ध्यान देना चाहिए, स्वयं भी पालन करना चाहिए और अपने स्कूल के छात्र छात्राओं को भी मास्क लगाकर पढ़ाना चाहिए। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है कि प्रदेश के हर जिले के शहर से लेकर गांव तक की सारी सड़कें पक्की हों और राज्य सरकार रोड बनाने को लेकर करोड़ों रुपए बड़ी बड़ी रोड कंपनियों को दे रही है, पर एक ऐसा मामला जो प्रदेश सरकार को ही नहीं बल्कि जिले में बैठे वो जिम्मेदार अधिकारी जो लाखों नहीं बल्कि 156 करोड़ की लागत से बने जिला अनूपपुर से जिला शहडोल NH 43 तक बनाई गई रोड में व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार के साथ लोगों के जीवन को भी खतरे में डालते हुए नजर आए। जिम्मेदारों ने अपनी जेबें भरकर रोड कंपनी को भ्रष्टाचार करने का फरमान ही दे डाला, जो अब लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। शहडोल जिले के ग्राम खेलहाड़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्राम खेलहाड़ में जंगल में लकड़ी बीनने गई अधेड़ महिला मोलियाबाई की मधुमक्खियों के हमले से मौत हो गई। कोतवाली अंतर्गत ग्राम खेलहाड़ की रहने वाली महिला मोलियाबाई के पास जंगल में लकड़ी बीनने आई थी, तभी अचानक जंगल में मधुमक्खियों के झुंड ने महिला पर हमला कर दिया। इस दौरान महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन जंगल में महिला को मदद नहीं मिल सकी, जिससे महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
बात करते हैं अगली खबर की। खबर अशोकनगर से है, जहां शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टकनेरी गांव की आदिवासी बस्ती में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क, पानी और बिजली सहित शासन द्वारा गरीबों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण लोगों को तकलीफें उठानी पड़ रही है। गाँव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में उनकी लापरवाही का खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर गांव के लोग मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निराकरण की मांग की। और इसी के साथ भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।